फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द पॉलिटी सीरीज, जहां हम पढ़ रहे थे क्लास 9th की एनसीईआरटी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर, दैट इज डेमोक्रेटिक राइट्स। प्रीवियस चैप्टर्स में हमने पढ़ा कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री को ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री या ट्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जितने फ्री और फेयर इलेक्शंस होंगे उतना ये इंश्योर होगा कि रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो सही तरीके से चुने जा रहे हैं और लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं सही मायनों में। साथ ही हमने ये भी जाना कि सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव का चुनना ही काफ़ी नहीं है, उसके साथ कुछ इंस्टीट्यूशंस का, संस्थानों का होना भी ज़रूरी है, जिनके लिमिट्स में रह के, जिनके रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर रह के गवर्नमेंट काम करे। आज हम ये जानेंगे कि इन दोनों चीज़ों के साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, दैट इज डेमोक्रेटिक राइट्स। ये वो हक हैं नागरिकों के जो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग पर लिमिट रखते हैं, जो गवर्नमेंट को रोकते हैं किसी भी तरह से लोगों के अगेंस्ट काम करने के लिए और एंश्योर करते हैं कि लोग जिन्होंने उन्हें चुना है वो उनके हक के लिए ही काम करें। सो डेमोक्रेटिक राइट्स क्यों हैं, क्या हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ ये मेंशन किए गए हैं, किस कैटेगरी में ये आते हैं, कितने ये हैं, इन सब के बारे में आज के चैप्टर में हम ये जानेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले ये एक्सप्लेन किया गया है कि डेमोक्रेटिक राइट्स की जरूरत ही क्यों है, इन हकों की जरूरत ही क्यों है। और इसे एक्सप्लेन करने के लिए एक इंसिडेंट यहां पर मेंशन किया गया है कि एक प्रिजन है, एक जेल का मेंशन किया गया है। अ प्रिजन इज ग्वांतनामो बे। अ प्रिजन इज इन अ ग्वांतनामो बे। इस प्रिजन में जो 9/11 का अटैक हुआ यूएस पे, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक होता है तो यूएस सस्पिशंस पे, शक की बिना पर बहुत से लोगों को बहुत सी जगहों से अरेस्ट करती है और उन्हें इस प्रिजन में डाल देती है। और उसी में से एक पर्सन है, दैट इज अल्बाना। अ पर्सन नेम इज मेंशन हियर, दैट इज अल्बाना। अल्बाना एक पर्सन है जो जिसे यूएस गवर्नमेंट अरेस्ट करती है और उसे इस ग्वांतनामो के प्रिजन में डाल दिया जाता है और उसकी फैमिली को इस चीज का पता भी नहीं चलता। उनको ये बात कि उनके फैमिली मेंबर को अरेस्ट करके इस प्रिजन में डाल दिया गया है, इस बात का उन्हें पता चलता है जस्ट बाय द मीडिया। ठीक है, बहुत सारी गवर्नमेंट्स को ये इन्फॉर्म भी नहीं किया जाता। ठीक है, अलग अलग जगह से लोगों को उठाया जाता है और उनको जेल में डाल दिया जाता है जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन। कोई प्रूफ भी नहीं है, सिर्फ शक के बेसिस पे, और उनकी गवर्नमेंट्स को इन्फॉर्म भी नहीं किया जाता, लोगों की फैमिलीज को इन्फॉर्म भी नहीं किया जाता। सो जो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन राइट्स पे काम करती है, इसने इस बारे में रिपोर्ट बनाई और ये कहा कि इस प्रिजन में, जो ग्वांतनामो बे में प्रिजन है, वहां इन लोगों के साथ बहुत ही अत्याचार हो रहा है, बहुत ही एट्रोसिटीज हो रही है, बहुत ही इनह्यूमेन जो है उनके साथ बिहेवियर किया जा रहा है। ठीक है, उनके साथ बिल्कुल भी बहुत से ह्यूमन राइट्स जो हैं वायलेट किए जा रहे हैं उनके साथ वहां पर। अब देखिए, कोई भी अगर किसी पर्सन को अरेस्ट भी किया जाता है ना, क्रिमिनल्स के भी ह्यूमन राइट्स होते हैं। किसी ने कोई क्राइम किया है, कोई वॉर में कोई पकड़ा गया है, कोई अपराधी है, स्टिल दे हैव देयर ह्यूमन राइट्स। उनके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं किया जा सकता, दे हैव सम बेसिक राइट्स। ठीक है, लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई उसमें उन्होंने बताया कि यहां के प्रिजन में उनके साथ बहुत ही गलत बिहेवियर हो रहा है। सही टाइम पे खाना नहीं मिलना, लॉन्ग आवर्स तक उनको बांध के रखना, उनके पेरेंट्स को, उनकी फैमिली को इन्फॉर्म नहीं करना, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म नहीं करना, दीज आर अगेंस्ट देयर राइट्स। साथ ही एक और एग्जांपल दी गई है सऊदी अरेबिया की। सऊदी अरेबिया में जो गवर्नमेंट है, दैट इज अबाउट किंग। ठीक है, वहां पे जो रूल करते हैं, दैट इज नॉट अ इलेक्टेड वन बट अ हेरिडिटरी वन। ठीक है, किंग रूल करते हैं और वो हेरिडिटरी होते हैं। ठीक है, किंग का बेटा किंग बनता है। ऑल्दो
वहां पे इलेक्शंस होते हैं, मिनिस्टर्स चुने जाते हैं, लेकिन उनकी जो भी एडवाइजरी होती है वो किंग पे बाइंडिंग नहीं होती। फाइनल डिसीजन जो होता है वो किंग का ही होता है, ठीक है। लेजिस्लेचर है, लेकिन जजेस को अपॉइंट करना, उनको चेंज करना, इन सब की जो पावर है दैट इज विद द किंग। इवन अभी काफी टाइम तक वहां की जो विमेन्स थी उन्हें वोट का हक भी नहीं था, वोट का हक नहीं है, उनको पूरा खुद को कवर करके जाना है, उनको ड्राइविंग का हक नहीं, और भी जो बेसिक राइट्स हैं जो सबको मिलते हैं वो विमेन्स को नहीं है। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट एग्जांपल दी गई है कोसोवा की। हियर इट इज अ मेंशन ऑफ कोसोवा। कोसोवा क्या है? कोसोवा एक जगह है जो कि प्रोविंस है, आप एक तरह से समझ ले, एक छोटी सी स्टेट या एक छोटी सा प्रोविंस है युगोस्लाविया में, ठीक है। और वहां पर दो तरह की पॉपुलेशन मिलती है, एक अल्बेनियन एंड सेकेंड इज सर्ब। अल्बेनियन जो है वो मोस्टली माइनॉरिटीज में है, उनकी पॉपुलेशन कम है, और जो सर्ब हैं वो मेजॉरिटी में है, ज्यादा उनकी पॉपुलेशन बनती है। और जैसे ही सर्ब पावर में आते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं, वो वहां से अल्बेनियन को हटाने की, उनको निकालने की कोशिश करते हैं। एक इंसिडेंट यहां पे मेंशन किया गया है कि एक अल्बेनियन लेडी थी जो अपने घर पे बैठी है अपने हस्बैंड के साथ, एंड उसे बाहर कुछ बम की ब्लास्ट की आवाज आती है, बट उसे लगता है मे बी ये नॉइस ऐसे ही हो, और विद इन अ सेकेंड जो सर्ब गवर्नमेंट की जो मिलिट्री है वो उनके घर पे आ जाती है और उसके हस्बैंड को उनकी आंखों के सामने उन्हें शूट कर देती है। साथ ही वो उसे उसके घर से निकाल के उसके घर को जला देती है। तो आप इन तीनों इंसिडेंट्स में से देखिए, सऊदी अरेबिया का हुआ, कोसोवा का हुआ, या फिर ग्वातनामो बे में जो प्रिजन का है, इन तीनों इंसिडेंट में जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, जो हक हैं, चाहे विमेन्स के हक की बात करो, चाहे माइनॉरिटीज की बात करो कोसोवा में, या फिर जनरल जो प्रिजन्स में जो लोग हैं उनकी बात की जाए, उनके राइट्स की वायलेशन हो रही है। तो गवर्नमेंट ट्रू डेमोक्रेटिक है, वो सही लोकतांत्रिक है, उसके लिए लोगों के हकों की जो प्रोटेक्शन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पावर में आने के बाद गवर्नमेंट जो लोगों के हकों को छीन रही है, उनके अगेंस्ट काम कर रही है, उनके साथ एट्रॉसिटीज कर रही है, सो दैट गवर्नमेंट इज नॉट अ ट्रू डेमोक्रेटिक। इसीलिए डेमोक्रेटिक राइट्स का प्रोविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और डेमोक्रेटिक कंट्री में, लोकतांत्रिक देश में इसका होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत बार लोग गलत नेता चुन लेते हैं, गलत लीडर चुन लेते हैं, क्योंकि उन्होंने वादे बड़े बड़े किए, उन्होंने मैनिफेस्टोज बड़े बड़े लाए, उन्होंने कहा कि वो रूलिंग में आके ये करेंगे, फ्री बिजली देंगे, पानी देंगे, बड़े बड़े वादे किए, बट किसी ने क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक नहीं किया, किस तरह का रिकॉर्ड रहा है वो नहीं पता, एंड पावर में आने के बाद वो लोगों के अगेंस्ट चले गए। तो इस चीज को, ये जो गलत डिसीजन हो गया, उसका जो इम्पैक्ट है वो वाइडर ना हो, उसके लिए फंडामेंटल राइट्स, या आप कहें राइट्स, लोगों के, सिटीजन्स के राइट्स का होना बड़ा जरूरी है। क्योंकि अगर वो राइट्स होंगे और ये इंश्योर होगा कि गवर्नमेंट कोई भी आए उसे उन राइट्स के अकॉर्डिंग काम करना है, उन राइट्स को वायलेट नहीं करना है, तो लीडर अगर गलत भी चुना जाएगा तो जो उसका इम्पैक्ट होगा वो वाइड स्प्रेड नहीं होगा, उसे रोका जा सकता है। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ राइट्स, ठीक है। अब हम जानते हैं कि राइट्स होता क्या है, कि ये जो हम बार बार राइट्स की बात कर रहे हैं, हकों की बात कर रहे हैं, ये हक है क्या। अब अगर किसी को राइट है बोलने का, तो क्या वो किसी भी पर्सन के बारे में कुछ भी बोले, उसे अब्यूज करे, उसे हर्ट करे, या उसे मेंटली टॉर्चर करे, उसे वर्बल अब्यूज करे, क्या ये भी उसका हक है? नहीं। हर वो राइट जो दूसरों के राइट को वायलेट नहीं करता, आपका राइट वहीं तक है। तो जब हकों की बात की जाती है, दैट इज द क्लेम विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड सैंक्शनड बाय लॉ। दो वर्ड्स हैं, एक रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी, एक सोसाइटी उसे रिकॉग्नाइज कर रही है, उसे मान रही है, दूसरा सैंक्शन हो रहा है वो लॉ के थ्रू। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, बोलने का हक है, एक्सप्रेशन का हक है, सैंक्शन बाय लॉ है, ठीक है, सोसाइटी भी उसे मानती है, लेकिन साथ ही वहां लिमिटेशंस भी हैं। आप कुछ भी नहीं बोल सकते, आप हेट स्पीच नहीं कर सकते,
ठीक है, आप बुलिंग नहीं कर सकते, आप किसी को वर्बल अब्यूज नहीं कर सकते, ठीक है। सो दैट इज द राइट्स विच आर एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी, विच आर रीजनेबल एंड आर सैंक्शन बाय लॉज, ठीक है। तो राइट्स, हक वही हैं, आपके क्लेम्स वही हैं, राइट्स वही हैं जहां आप दूसरों को हर्ट नहीं कर पाते, दूसरों को हार्म नहीं करते, ठीक है। यू कैन नॉट हार्म एनीबडी, यू कैन नॉट हर्ट एनीबडी, ठीक है। अब आप बोलें कि नहीं मुझे खेलने का हक है, तो आप खेल के लिए अपने खेल में दूसरों के घरों की खिड़कियां तोड़ दें, दूसरों के घरों का दरवाजा तोड़ दें, तो दैट इज नॉट योर राइट, क्योंकि वहां आप दूसरों को हार्म कर रहे हैं, दूसरों को हर्ट कर रहे हैं। जैसे गुआंतानामो बे में प्रिजन्स में लोगों को डाला गया, क्यों भाई? 9/11 का अटैक हुआ है, सस्पिशन है, प्रूफ नहीं है, आप उनके राइट्स को नहीं ले सकते। आपको राइट है आपके देश को बचाने का, बट साथ ही दूसरों के राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते। सो द राइट्स आर द क्लेम्स विच आर रीजनेबल, रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी और सैंक्शन बाय लॉ, ठीक है। लॉ उसे सैंक्शन करता है, सोसाइटी उसे रिकॉग्नाइज करती है और वो रीजनेबल है। ओके, सो डेमोक्रेटिक कंट्री में राइट्स का होना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि यहां पे गवर्नमेंट को कौन चुन रहा है? लोग खुद चुन रहे हैं, लोग खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे हैं। तो अगर लोगों को हक नहीं होगा अपने ओपिनियंस बताने का, अपनी बात रखने का, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, तो वो किस तरह से अपने ट्रू रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे? तो डेमोक्रेटिक कंट्री में राइट्स का होना और भी ज्यादा जरूरी है ताकि वो अपनी बात कह सके, लोग अपना जो ओपिनियन है वो प्रेजेंट कर सके और सही पर्सन को चुन सके। क्लियर है? नाउ कमिंग टूवर्ड्स कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो संविधान है, उसमें कौन से राइट्स मेंशन है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं फंडामेंटल राइट्स। हमारे देश में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है फंडामेंटल राइट्स, ये पार्ट 3 में आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और पार्ट 3 जो है उसमें आते हैं फंडामेंटल राइट्स एंड इट कॉन्स्टिट्यूट फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 32। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 32 तक के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो फंडामेंटल राइट्स से डील करते हैं और इनको ब्रॉडली 6 हेडिंग्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। 6 हेडिंग्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज राइट्स टू इक्वालिटी, then comes the right against right to freedom of speech and all type of freedom, right against exploitation, right to religion, right of culturally and educationally minorities and right of constitutional remedies। इसको one by one हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है हमारा आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक, our right to equality। राइट टू इक्वालिटी का क्या मतलब है? बराबरी का हक, कि हर पर्सन इक्वल बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका क्या मतलब हुआ? कि हर इंसान कानून की नजर में बराबर है। हमारे देश में क्या होगा? रूल ऑफ लॉ, कानून का राज। कोई भी इंसान कानून से बड़ा नहीं है। आप देखिए, अगर किसी प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट या किसी मिनिस्टर के अगेंस्ट भी कोई क्रिमिनल चार्जेस लगते हैं ना, तो उसे भी अदालत में जाना पड़ता है, उसे भी वहां पे हियरिंग्स को अटेंड करना पड़ता है। जस्ट बिकॉज ही इज मिनिस्टर वो घर में नहीं बैठ सकते। जब उनको आप कहें वो बेकसूर साबित हो जाते हैं, ओनली देन ही इज फ्री। तो कानून के सामने सब बराबर है, जिनके अगेंस्ट केस है उन सबको आना पड़ेगा, सबको सिमिलर ट्रीटमेंट होगा। किसी भी पर्सन ने कोई क्राइम किया है तो इक्वल ट्रीटमेंट होगा, फिर वो मिनिस्टर हो, कोई बड़ा ऑफिशियल हो या कोई नॉर्मल पर्सन हो, डजंट मैटर। एवरीबडी इज इक्वल बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सबके हकों का भी एक तरह से प्रोटेक्शन किया जाएगा। सो दैट इज अबाउट आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी। इसमें और भी मेंशन हो जाते हैं कि किसी भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कलर, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ। इन बेसिस पे भी लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ना ही पब्लिक प्लेसेस को अप्रोच करने पर और ना ही ऑक्यूपेशंस लेने पर। मतलब गवर्नमेंट ऑफिसेज में ऐसा नहीं कह सकते कि आप उस कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है, आप उस रिलीजन से बिलोंग करते हैं आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है। नहीं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। सो ऑल दीज आर मेंशन अंडर राइट टू इक्वालिटी।
ठीक है। सो राइट टू इक्वालिटी इंश्योर करता है कि किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन लोगों के बीच में ना हो। नेक्स्ट आता है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, यहां पे हक है हर पर्सन को फ्रीडम ऑफ स्पीच कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, ऑल्दो देयर आर लिमिटेशन, बट अपनी बात कहने का, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन का, एक्सप्रेशन का, असेंबली बनाने का, कि अपना ग्रुप बना सकते हैं, कोई भी जॉब आप कर सकते हैं, देश के किसी भी कॉर्नर पे जाके आप अपना घर बना सकते हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, इस सब की फ्रीडम हर पर्सन को है। सो राइट टू फ्रीडम, दिस इज अवेलेबल टू एवरी पर्सन। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसमें फ्रीडम ऑफ मीडिया के अंदर जो फ्रीडम है, मीडिया को जो फ्रीडम है अपनी बात रखने की, चाहे फिर वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही क्यों ना बोल रहे हो, गवर्नमेंट की नेगेटिव बातों को ही हाईलाइट क्यों ना कर रहे हो, सो दे हैव दिस फ्रीडम। और ये जो राइट है ये डेमोक्रेटिक कंट्री को एक ट्रू सेंस में डेमोक्रेटिक बनाता है। लोगों के पास, लोग अगर गवर्नमेंट से खुश नहीं है तो वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, स्ट्राइक करते हैं, प्रोसेशंस निकालते हैं, मूवमेंट करते हैं, और ये बेसिक राइट है अपनी बात रखने का। आप खुश नहीं है गवर्नमेंट के कामों से तो आप उन्हें बताएंगे प्रोटेस्ट करके, नेक्स्ट टाइम गवर्नमेंट उस चीज का ध्यान रखेगी, नहीं तो गवर्नमेंट को हटा दिया जाएगा। सो दीज राइट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। आपको देश के किसी भी पार्ट में ट्रैवल करने का हक है, लेकिन स्टिल देयर आर सम रेस्ट्रिक्शंस कि बॉर्डर एरियाज हो गए या नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में कहीं कहीं पे लाइन परमिट है, इंटरनल लाइन परमिट है, सो दैट इज द सम रेस्ट्रिक्शंस विद लिमिटेशन दीज राइट्स आर गिवन। सो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि राइट्स वहीं तक हैं जहां पे आप दूसरों को हर्ट या हार्म नहीं कर रहे, ठीक है। आप शेड्यूल ट्राइबल के एरिया में चले जाएंगे, यहाँ पे वो ये डरे आपसे कि आप उनका एरिया एनक्रोच कर रहे हैं, तो यू आर नॉट अलाउड टू गो देयर। अब नेशनल पार्क्स में या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में कुछ रेस्ट्रिक्शंस रखी गई हैं, ठीक है, अदरवाइज यू आर फ्री टू ट्रैवल इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री। नेक्स्ट आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट राइट, इसमें दो तरह के हक हैं। यह आता है आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 में। दिस इज आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22। तो 23 एंड 24, 23 बात करता है ट्रैफिकिंग की, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, जो लोगों का जो ह्यूमन ट्रेड होता है, लोगों को खरीदा बेचा जाता है फोर्स लेबर के लिए, प्रोस्टिट्यूशन के लिए, स्लेवरी के लिए, इस चीज के अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और आर्टिकल 24 कहता है चाइल्ड लेबर का, कि कोई भी बच्चा जो 14 साल से कम है उससे काम नहीं कराया जा सकता, उससे एम्प्लॉयमेंट नहीं कराई जा सकती। सो दैट दिस राइट इज अवेलेबल टू ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया अगेंस्ट exploitations, ठीक है। तो इट टॉक्स अबाउट ट्रैफिकिंग एंड चाइल्ड लेबर। नेक्स्ट आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 से 28 तक। सो यहाँ पे हर एक पर्सन को आज़ादी है अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की, प्रोफेस करने की, उसे मानने की, उसे फैलाने की, उसे आगे बढ़ाने की। वो अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश कर सकता है, वहाँ अपने रिलीजन के लोगों को पढ़ा सकता है, उन्हें अपने रिलीजन के बारे में बातें बता सकता है, उसे फैला सकता है। सो एवरीबडी हैज़ अ राइट ऑफ इट। आर्टिकल 25 to 28 इट कॉल्स अबाउट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। किसे भी रोका नहीं जा सकता अपने रिलीजन को बढ़ाने में। उसे आपको अपने रिलीजन के हिसाब से कपड़े पहनने हैं, अपने रिलीजन के हिसाब से फास्टिंग करनी है, पोजेशन निकालने हैं, आप निकाल सकते हैं, अनटिल अनलेस आप किसी पब्लिक ऑर्डर को हैम्पर नहीं कर रहे हैं, देश की सिक्योरिटी को हैम्पर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप पोजेशन निकालना चाहते हैं, रैलीज निकालना चाहते हैं, जागरण करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन जहां पे वो पब्लिक ऑर्डर को इंटरफेयर करेगा वहां आपके इस राइट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सभी राइट्स लिमिटेशंस के साथ आते हैं, क्योंकि राइट्स तभी तक हैं जब तक आप किसी अदर पर्सन्स को हार्म या हर्ट नहीं करते, और यहाँ पे स्टेट की जो सिक्योरिटी है उसे हार्म नहीं करते। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट आर्टिकल 29 एंड 30, दैट इज अबाउट
एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स, जो भी माइनॉरिटी हमारे देश में पाई जाती हैं, जो भी लेस पॉपुलेशन हमारे देश में पाई जाती हैं, कल्चरल माइनॉरिटीज़ हो गई या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ होगी, उनको पूरा हक है कि वो अपनी लैंग्वेज को, अपने स्क्रिप्चर्स को, अपने कल्चर को बचा के रखें, उन्हें बचाएं, उनको आगे बढ़ाएं, उनके लिए इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करें। गवर्नमेंट हर तरह से इस चीज़ का सपोर्ट प्रोवाइड करती है, फंडिंग प्रोवाइड करती है, तो ताकि जो हमारे देश में माइनॉरिटीज़ हैं उन्हें भी ये ना लगे कि क्योंकि वो कभी मेजॉरिटी में रूल आ नहीं सकते, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ही कम है, और गवर्नमेंट तो हमेशा उसकी बनेगी जिसके पास मैक्सिमम वोट्स होंगे, मेजॉरिटी में होंगे, तो माइनॉरिटी तो रूलिंग में आ नहीं पाएगी। तो किस तरह से उनके राइट्स का प्रोटेक्शन होगा, किस तरह के उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड होगी, इसके लिए उनको भी कुछ हक प्रोवाइड किए गए। ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ठीक है, ये मिलते हैं हर एक पर्सन को। लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट राइट आता है दैट इज, आई थिंक मैं यहां लिखती हूं, ओके, आर्टिकल 32 दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब अगर ये सभी जो राइट्स हैं, ये सभी जो राइट्स हैं, इन राइट्स को वॉयलेट किया जाता है, गवर्नमेंट किसी तरीके से आपसे ये हक छीनती है विदाउट गिविंग अप ट्रू जस्टिफिकेशन, तो आप क्या करेंगे? आप अंडर आर्टिकल 32 डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं, पिटीशन फाइल कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपके फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्टर की तरह काम करता है। वो ऑर्डर इशू करके आपको आपके हक वापस दिला सकता है। जैसे कि राइट टू इक्वालिटी है, कहा गया है कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, फिर भी अगर लोअर कास्ट पीपल्स के साथ, लोअर क्लासेस के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, दे कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ये इंश्योर करेगा। और इन हिस्ट्री में ये हुआ है, तभी बहुत से कानून लाए गए हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्स अगेंस्ट एट्रॉसिटीज का एक्ट हो, या शेड्यूल्ड ट्राइबल्स के प्रोटेक्शन का एक्ट हो, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट हो, ये सब एक्ट इसी के अंडर लाए गए हैं, क्योंकि यहां पर माइनॉरिटीज के हक छीने जा रहे हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स छीने जा रहे थे। ठीक है, क्लियर है? तो दीज आर ऑल राइट्स विच आर मेंशन्ड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशंस। ये आपको एक जिस्ट प्रोवाइड की गई है अबाउट ऑल दीज टाइप्स ऑफ राइट्स। डिटेल में जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो इसे डिटेल में पढ़ेंगे कि इंडिविजुअल प्रोविजंस क्या है। यहाँ पे जस्ट एक जिस्ट है कि कौन कौन से राइट्स हमारे मेंशन किए गए हैं। ठीक है, सो आर्टिकल 32 जो बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की, उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपके राइट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बाय अ वे ऑफ इशूइंग रिट। ठीक है, रिट एक काइंड ऑफ ऑर्डर होता है, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट इशू करेगा गवर्नमेंट को। अगर किसी पब्लिक ऑफिस ने आपके हकों को छीना है तो उनके अगेंस्ट, अगर गवर्नमेंट ने छीना तो उनके अगेंस्ट, तो वो ये रिट इशू कर सकते हैं और आपके फंडामेंटल राइट्स को आपको वापस दिला सकते हैं। ठीक, अब क्या सिर्फ फंडामेंटल राइट्स ही ऐसे राइट्स हैं जो हमारे देश के सिटीजन्स को मिलते हैं? नहीं, इसके अलावा कुछ और भी राइट्स हैं। जैसे एक राइट था आर्टिकल 31 के अंडर मिलता था, दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी, जो बाद में हटा दिया गया। ये पहले फंडामेंटल राइट था, लेटर ऑन इसको रिमूव कर दिया गया और ये बन गया लीगल राइट। ठीक है, तो इस तरह से और भी बड़े कानूनी हक है, जैसे राइट टू वोट, हर एक को वोट डालने का हक है, वो फंडामेंटल राइट में नहीं आता, लेकिन राइट टू वोट है। सो लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, इस तरह से बहुत से हक हैं जो हमारा संविधान हमारे देश के नागरिकों को प्रोवाइड करता है। और जहां तक फंडामेंटल राइट्स की बात है तो इसका जो दायरा है वो भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जैसे आप आर्टिकल 21 की बात करें, जहां पे आता है राइट टू लाइफ, जीने का हक। ठीक है, ये राइट टू फ्रीडम के अंडर आता है, राइट टू लाइफ, जीने का हक है। अब इसको एक्सपैंड करके इसी के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है राइट टू प्राइवेसी को भी। ये सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंडर इंक्लूड किया है कि आपको जीने का हक है, आप जिए विद डिग्निटी, साथ ही आपको प्राइवेसी का भी हक है। आपको पूरा हक है कि आप अपने बारे में लोगों को बताएं या प्राइवेट रखें, यह आपका फंडामेंटल राइट है। राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, ये भी राइट टू लाइफ के अंडर आता है। तो जो फंडामेंटल राइट का दायरा है, जो एक्सपेंशन है, ये बहुत ब्रॉड है और टाइम टू टाइम विद चेंजेस सुप्रीम कोर्ट इसमें ऐड ऑन करती रही है। तो राइट सिर्फ फंडामेंटल राइट तक ही लिमिट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी हैं, कुछ लीगल राइट्स भी हैं, और फंडामेंटल राइट्स भी जो हैं वो वाइडर सेंस में बढ़ते जा रहे हैं, उसमें और बहुत से राइट्स इंक्लूड होते जा रहे हैं।
सो फाइन, सो दैट इज अबाउट द चैप्टर डेमोक्रेटिक राइट्स, जिसमें हमने पढ़ा कि डेमोक्रेटिक राइट जरूरत क्यों है, ताकि कोई भी गवर्नमेंट पावर में आने के बाद लोगों के एस्पिरेशंस के खिलाफ काम ना करे, लोगों के साथ अत्याचार ना करे, लोगों को सोशल जस्टिस इंश्योर हो। इसीलिए इन हकों का होना ज़रूरी है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ हकों को रखा, कुछ राइट्स को रखा, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। उसके साथ कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी हैं और कुछ लीगल राइट्स भी। सो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। इसके साथ ही हमारा क्लास 9th का जो एनसीईआरटी है वो भी कंप्लीट होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लास 10th के एनसीईआरटी के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।